यह चल रहा है वंशागति का आणविक आधार। इसमें अपन जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है आज मानव ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, यानी मानव जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, आज का जो अपना टॉपिक है उसका नाम है मानव जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, तो मानव जीनोम प्रोजेक्ट क्या है उसको अपन स्टडी करेंगे। इसको शॉर्ट में लिखते हैं HGP। ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब इसके अंदर मेन सवाल आता है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के लक्ष्य क्या है। लक्ष्य इन द सेंस उसके उद्देश्य क्या है। 2 नंबर का सवाल आता है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है उसका उद्देश्य क्या है। दूसरा सवाल आता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की विशेषताएं बताओ। ठीक है, 2 सवाल बनते हैं 2-2 नंबर के। इसके अंदर बड़ा सवाल भी आता है कभी कभी 4 नंबर का, लेकिन अपन छोटे छोटे सवाल 2-2 नंबर के पढ़ेंगे कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का लक्ष्य क्या है और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का विशेषताएं बताओ। इन दोनों सवालों के मिलने से अपने क्या हो जाएगा, एक बड़ा सवाल क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको जीनोम के बारे में बताते हैं। जीनोम क्या है? जीनोम मतलब किसी भी जीव की कोशिका में, किसी भी जीव की कोशिका में पाए जाने वाले समस्त जीनों की संख्या। किसी भी जीव की कोशिकाएं हैं, उस ये कोशिका है उसमें पाए जाने वाले समस्त जीनों की संख्या, जितने भी जो जीन होते हैं समस्त जीनों की संख्या उसका जीनोम कहलाता है। यानी अगुणित गुणसूत्र के समुच्चय पर जितने जीन पाए जाते हैं समस्त जीनों को अपन क्या कहते हैं, उसका जीनोम कहते हैं। क्या कहते हैं? जीनोम। अब अपन जानते हैं कि क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्या होता है, भिन्न होता है। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्या होता है, भिन्न होता है। इसका मेन कारण क्या है कि उसके अंदर जीन अलग अलग प्रकार के होते हैं। जीन जीवन की इकाई होती हैं। जीन क्या होती हैं? जीवन की इकाई होती हैं। और जीन क्या करती हैं? जीन लक्षणों का निर्धारण करते हैं। तो जीन भिन्न है, इसलिए क्या होता है कि वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से थोड़ा भिन्न होता है। हम जानते हैं जीन किसके बने होते हैं? जीन बने होते हैं डीएनए के। और डीएनए किसका बना होता है? न्यूक्लियोटाइड का। किसका बना होता है? न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे मेन कुंजी है जिसका नाम है न्यूक्लियोटाइड का अनुक्रम। अगर न्यूक्लियोटाइड का अनुक्रम भिन्न होगा, अगर न्यूक्लियोटाइड का अनुक्रम भिन्न होगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, एक व्यक्ति का डीएनए दूसरे डीएनए के व्यक्ति के डीएनए से भिन्न होगा। तो इस जीनोम प्रोजेक्ट का मेन उद्देश्य था समस्त जीनों की पहचान करना। सबसे पहला उद्देश्य इन्होंने ये मन में बनाया कि मनुष्य के शरीर की प्रत्येक कोशिका में पाए जाने वाले समस्त जीनों की पहचान करना। सबसे पहले इन्होंने ये सोचा कि जितने भी जीन है मनुष्य के अंदर, जैसे एक व्यक्ति है उसकी सभी कोशिकाओं में जीन समान होते हैं। सबसे पहले तो आपको बताना है कि सभी कोशिकाओं में जीन क्या होते हैं, समान होते हैं। चाहे कोई भी कोशिका ले लो, सब कोशिका में समान होते हैं। जैसे एक ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति की आपने यहाँ से एक कोशिका ली, उसमें जीन देखें। आपने एक यहाँ से कोशिका ली, उसमें जीन देखें। यहाँ से कोशिका ली, उसमें जीन देखें। इन कोशिकाओं के अंदर जीन समान होंगे, इनके अंदर जीन समान होंगे। लेकिन एक व्यक्ति ये है और दूसरा व्यक्ति ये है, तो इसमें जीनों की संख्या तो समान हो सकती है, लेकिन जीन होंगे उनके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे वो भिन्न भिन्न हो सकते हैं। ठीक है, तो मेन अपना टारगेट है कि जीनोम का टारगेट था कि जितने भी जीन हैं समस्त जीनों की पहचान करना, समस्त जीनों की पहचान करना। दूसरा था न्यूक्लियोटाइड का अनुक्रम निर्धारित करना। तो मेन इन्होंने 2 टारगेट बनाए थे कि समस्त जीनों की पहचान करना और न्यूक्लियोटाइड का अनुक्रम ज्ञात करना। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड का अनुक्रम ज्ञात करना। अगर न्यूक्लियोटाइड का अनुक्रम मतलब अपन कह सकते हैं कि डीएनए में उपस्थित न्यूक्लियोटाइड होते हैं, वो क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति में। जैसे एक व्यक्ति में न्यूक्लियोटाइड का अनुक्रम है ए, टी, जी, फिर ए, फिर टी, इस तरह से अनुक्रम है। ठीक है, अब दूसरे व्यक्ति के अंदर ए की जगह जैसे ए आया, फिर टी की जगह सी आ गया, जी की जगह जी आया, ए की जगह टी आ गया और इस तरह से ये आ गया। तीसरे व्यक्ति के अंदर न्यूक्लियोटाइड का अनुक्रम है
वो मान लो ए, सी, 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 जी, जी, और इस तरह से यह सब व्यक्तियों के अंदर न्यूक्लियोटाइड का अनुक्रम क्या होता है, भिन्न होता है। तो इनका मेन टारगेट यही था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का कि न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रम को निर्धारित करना। ठीक है, यानी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इसलिए बनाया गया था कि भाई व्यक्ति के अंदर क्या होता है, किसी भी जीव में जो कोशिका होती है उसमें जितने जीन हैं उन जीनों की संख्या निर्धारित करना। क्या करना कि जीव में जीन होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है और जीनों का कार्य क्या होता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से देखा जाता है तो जीन के आधार पर भिन्नता होती है। जैसे किसी की आंखों का रंग है, किसी की त्वचा का रंग है, किसी के नयन नक्श है, उसका कारण क्या है, जीन है। अगर जीन भिन्न है तो वो क्या होता है, दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है संरचना में। अब जीन किसके बने होते हैं, डीएनए के बने होते हैं। डीएनए किसका बना होता है, न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। तो इनका अनुक्रम भी भिन्न भिन्न होता है। तो मैन इन्होंने सबसे पहले ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की जब बात आई तो इनके मन में दो ही सवाल आए कि जीनों की पहचान करना और न्यूक्लियोटाइड का अनुक्रम निर्धारित करना। अगर ये दोनों अपने काम पूरे हो जाते हैं तो अपना टारगेट पूरा हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को अपन स्टडी करेंगे कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है क्या। अब आपने ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है स्टार्ट कब हुआ, ये आपको बताना है। 1890 के अंदर स्टार्ट हुआ। ठीक है, 1890 के अंदर ये स्टार्ट हुई थी। ये महत्वाकांक्षी परियोजना ये हुई थी अमेरिका में स्टार्ट। जो अमेरिका है उसका एक ऊर्जा विभाग है और उसका एक स्वास्थ्य विभाग है, उन दोनों ने मिला के इस योजना को प्रारंभ किया। ठीक है, तो अमेरिका का ऊर्जा विभाग और अमेरिका के स्वास्थ्य विभाग ने इसको 1890 के अंदर इस योजना को प्रारंभ किया था। फिर उसके बाद आपको बताना है कि ये योजना है ये धनाभाव के कारण कुछ समय तक रुक गई थी। ये धनाभाव के कारण क्या हो गया था, कुछ समय तक ये योजना रुक गई थी, 2-3 वर्ष तक। फिर उसके पश्चात ये योजना वापस प्रारंभ हुई और आपको बताना है कि इस योजना के अंदर धीरे धीरे बाकी देश भी सम्मिलित होते गए और इसका नाम इंटरनेशनल ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पड़ गया। यानी ये जो योजना है इस योजना में धीरे धीरे अन्य देश सम्मिलित हो गए। जैसे इसके अंदर ब्रिटेन सम्मिलित हो गया, ठीक है, जैसे इसके अंदर जापान सम्मिलित हो गया, जैसे इसमें जर्मनी सम्मिलित हो गया, जैसे इसमें चीन सम्मिलित हो गया। तो ये महत्वाकांक्षी परियोजना बन गई और ये 2003 के अंदर पूरी हो गई। ये 2003 के अंदर क्या हो गई, योजना पूरी हो गई। आपको बताना है कि योजना है वो 1890 के अंदर स्टार्ट हुई थी। एक वैज्ञानिक था जिसको इसका अध्यक्ष बनाया गया था, वाटसन को। ठीक है, और उसके बाद में योजना जब पूरी हुई तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे कॉलिंस। कौन थे, कॉलिंस थे। ये अपने को ध्यान रखना है कि महत्वाकांक्षी परियोजना है ये 1890 के अंदर स्टार्ट हुई थी। अब इस 1890 के अंदर स्टार्ट होने के बाद क्या हुआ कि इसमें बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है, इतना धन उपलब्ध नहीं हुआ तो योजना धीरे धीरे क्या हो गई, रुक गई। ठीक है, फिर उसके बाद में कुछ ब्रिटेन की जैसे सेलेरा जीनोमिक संस्था है, ब्रिटेन की जैसे सेलेरा जीनोमिक संस्था है, उसने इसमें क्या किया, कार्य करना शुरू किया। और फिर उसके बाद जापान है, जर्मनी है, चीन है और जैसे ये फ्रांस है, इन सब देशों ने क्या कर लिया कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के ऊपर कार्य करना शुरू कर दिया। अब ये इसका नाम बदला, इसका नाम बदल के हो गया अंतरराष्ट्रीय ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, क्योंकि धीरे धीरे इसमें सभी देश क्या हो गए, सम्मिलित हो गए। इसको जब प्रारंभ किया गया तो इसका अध्यक्ष बनाया गया था जेडी वाटसन को। अभी इसके 2003 में जब योजना पूरी हुई तो इसके अध्यक्ष थे फ्रांसिस कॉलिंस। ठीक है, ये अपने को 2-3 सवाल आते हैं कि जब योजना प्रारंभ हुई तो इसके अध्यक्ष कौन थे, जेडी वाटसन थे। ठीक है, जब ये योजना पूर्ण हुई तब उसके अध्यक्ष कौन थे, फ्रांसिस कॉलिंस थे। अब इन्होंने जो योजना है उस योजना के बारे में ये बताया है कि मनुष्य के अंदर 3 × 10⁻9 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ठीक है, मनुष्य के अंदर क्या होते हैं, 3 × 10⁻9 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। अब एक न्यूक्लियोटाइड्स हैं, जो एक न्यूक्लियोटाइड्स हैं उसका अध्ययन करने में लगभग $3 खर्च होते हैं। कितने डॉलर खर्च होते हैं, लगभग $3 का खर्चा आता है। ठीक है, जब एक न्यूक्लियोटाइड का अध्ययन करते हैं
तो $3 का खर्चा आता है। तो इन सब न्यूक्लियोटाइड का अध्ययन करना है तो लगभग 9 बिलियन न्यूक्लियोटाइड खर्च होते हैं। इतने डॉलर खर्च होते हैं। इतने डॉलर आसानी से क्या है, उपलब्ध नहीं है। ठीक है, यानी इतनी मनी लानी आसानी से क्या होती है, संभव नहीं होती है। तो इसलिए योजना कुछ समय तक रुक गई थी। इसके अलावा जो ये इतने सारे न्यूक्लियोटाइड हैं, इन न्यूक्लियोटाइड्स को अगर इनका बारे में सारी जानकारी लिखी जाए तो 1000 पृष्ठ की बहुत सारी लगभग 3300 किताबें क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी इतनी सारी बुक्स हैं, उसके अंदर इनकी सात सूचनाएं आएगी। तो इन सब सूचनाओं को क्या करना पड़ता है, कंप्यूटर में संसाधित करना पड़ता है। तो इसलिए क्या होता है, इन सब क्रियाओं में काफी ज्यादा समय और धन की खर्च होता है। इसलिए धीरे धीरे सब देशों ने सहयोग किया और ये योजना महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के रूप में 2003 के अंदर पूरी हो गई है। ठीक है, अब अपन इसके पढ़ेंगे कि मानव जीनोम प्रोजेक्ट के लक्ष्य क्या है। ठीक है, ये आपको याद हो तो ही रखना, वरना ये कचरा है, कोई जरूरी नहीं है, कई सवाल नहीं आता इसका कि कितने पृष्ठ, कितनी किताबें इसमें बढ़ जाएगी, कितने रुपए खर्च होंगे, कोई नहीं पूछता है। आपको सिर्फ इतना से याद रखना है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के लक्ष्य क्या है। तो बच्चों, अपन मानव जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ रहे हैं। इस मानव जीनोम प्रोजेक्ट के अपन टॉपिक है अपना लक्ष्य क्या है। ये लक्ष्य इंपॉर्टेंट है। लक्ष्य 2 नंबर का सवाल आता है। इसको अपन कई जगह आपको उद्देश्य लिखे हुए मिलते हैं कि मानव जीनोम प्रोजेक्ट के उद्देश्य क्या है। तो अपन मानव जीनोम प्रोजेक्ट के उद्देश्य पढ़ेंगे। तो मानव जीनोम प्रोजेक्ट का उद्देश्य में सबसे पहला उद्देश्य है मनुष्य की कोशिका के अंदर, यानी मानव में पाए जाने वाले 20 से 25,000, मानव में पाए जाने वाले 20,000 से 25,000 जीनों की पहचान करना। सबसे पहला टारगेट इन्होंने यही बनाया था कि मानव में पाए जाने वाले 20 से 25,000 जीनों की पहचान करना। ठीक है, फिर उसके बाद अब कुछ बुक्स के अंदर इसमें ज्यादा जीन लिखे होते हैं, कम लिखे होते हैं, 30,000 लिखे हो, 35,000 लिखे हो, तो तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है। अपने याद रखना आंकड़ा कि 20 से 30,000 के बीच जो मनुष्य में जीन होते हैं, उन जीनों की पहचान करना। कोई टिप्पा भी मार दे कि मनुष्य की एक कोशिका के अंदर 1 लाख जीन होते हैं, तो हाँ भर देना, क्योंकि कई बुक्स में 1 लाख भी लिखे हुए मिल जाते हैं। तो अपने क्या करना है, अपने एनसीईआरटी की बुक पे कंसंट्रेट करना है। उसमें लिखा हुआ है 20 से 25,000 जीनों की पहचान करना। दूसरा होता है मनुष्य के अंदर, जो मनुष्य है, मानव में पाए जाने वाले जो रासायनिक क्षारक है। रासायनिक क्षारक का मतलब है न्यूक्लियोटाइड्स हैं, उनके अनुक्रम को निर्धारित करना। ठीक है, अब अनुक्रम को निर्धारित करना, तो न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या दे रखी है लगभग 3 अरब। कितनी होती है? 3 अरब न्यूक्लियोटाइड्स दे रखे हैं। यानी कि आपको बताना है 3 बिलियंस जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनकी अनुक्रम ज्ञात करना। 3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो रासायनिक क्षारक हैं, उनका अनुक्रम ज्ञात करना। अब रासायनिक क्षारक मतलब अपन कह सकते हैं रासायनिक पदार्थ या रासायनिक न्यूक्लियोटाइड्स हैं, उनका अनुक्रम ज्ञात करना है। तीसरा मेन इनका काम था जो ये इन सब के डाटा को संग्रहित करना। जितने भी जो ये जैसे कितने न्यूक्लियोटाइड्स है, किस न्यूक्लियोटाइड्स का क्या क्रम है, किस न्यूक्लियोटाइड्स है उसका क्या फंक्शन है, किस जीन का क्या फंक्शन है, वो कहाँ पाया जाता है, उन सब के डाटा को संग्रहित करना। अब संग्रहित कहाँ किया जाता है आपको पता ही है, सागणक के अंदर किया जाता है। सागणक का मतलब अपन जानते ही है कंप्यूटर में, किसमें डाटा सब है वो कंप्यूटर में संग्रहित होते हैं। ठीक है, ये मानव क्या करता है, जितने भी जो डाटा है उनको लिखने बैठेगा तो टाइम लगेगा, उन सबको कंप्यूटर में संग्रहित कर लिया जाता है ताकि उसका अध्ययन आसानी से हो सके, उसका विश्लेषण आसानी से हो सके। फिर उसके बाद आपको बताना है ये जो डाटा है, इन डाटा का विश्लेषण करने की तकनीक विकसित करना। डाटा के विश्लेषण करने की तकनीक विकसित करना। जितने भी जो डाटा प्राप्त हुए हैं उन सब के विश्लेषण करने की तकनीक विकसित करना। ठीक है, ये उद्देश्य था। फिर उसके बाद में क्या होता है, इन सब डाटा का उपयोग करके
किसी प्रकार की अगर कोई नैतिक समस्या आती है तो उसका निराकरण करना, किसी प्रकार की कोई सामाजिक समस्या आती है तो उसका निराकरण करना, किसी प्रकार की कोई आर्थिक समस्या आती है तो उसका निराकरण करना। यानी कि अपन कहते हैं बहुत सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को क्या किया जाता है, निराकरण किया जाता है। अब बहुत सारी समस्याओं में नैतिक समस्या होती है, जैसे अपन जानते ही हैं आपके आसपास में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किसी प्रकार से किस तरह से भिन्न है, उसके गुणों से पता चलता है। तो नैतिक समस्या आती है तो उसके गुणों का अध्ययन किया जा सकता है कि इसमें जीन कैसे हैं, उसमें जीन कैसे हैं। किसी प्रकार की जैसे सामाजिक समस्या हो रही है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, या आर्थिक समस्या नहीं लेके अपन विधिक समस्या लिख देते हैं यहाँ कि विधिक समस्या है, उस समस्या का क्या किया जाता है, निराकरण किया जाता है। ठीक है, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बनाया किस लिए गया था, यही सोच के बनाया गया था कि सबसे पहले मानव में पाए जाने वाले 25,000 से 30,000 या 20 से 25,000 जीनों की पहचान करना। ठीक है, और भी टारगेट था, इनका टारगेट था कि कुछ अन्य जीव है जैसे जीवाणु है, उस जीवाणु का जीनोम बना ले, अपन जीवाणु है उसका जीनोम बना ले। कुछ जैसे धान है, धान का पौधा, उसका भी जीनोम आज बना लिया गया है। इसी तरह से एक पादप है एरोबिडियोप्सिस थैलियाना, इसका भी क्या है, जीनोम बना लिया गया है। ठीक है, ये आपको बताना है। इसके अलावा क्या होते हैं, सूत्रकृमि है, उस सूत्रकृमि का भी डीएनए है, उसका पूरा जीनोम बना लिया गया है। तो बहुत सारे जीवों का जीनोम बनाया गया है, ये अपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसके अलावा अपन कहते हैं बहुत सारे जीवों का क्या बना लिया गया है, जीनोम बना लिया गया है। चूहे का भी कह रहे हैं कि जीनोम बना लिया गया है। ठीक है, तो मानव में पाए जाने वाले 20,000 से 25,000 जीनों की पहचान करना, ये सबसे पहला टारगेट था। फिर उसके बाद मनुष्य के मनुष्य में कितने रासायनिक क्षारक हैं, उनके न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रम को निर्धारित करना, यानी 3 अरब नाइट्रोजन क्षारक है, उनके अनुक्रम को निर्धारित करना। फिर अपन कहते हैं सभी के डाटा को संग्रहित करना, फिर डाटा को विश्लेषण करने की तकनीक विकसित करना, नैतिक, सामाजिक और विधिक समस्याओं का निराकरण करना, और अन्य जंतु हैं उनका क्या करना, जीनोम बनाना। ठीक है, जैसे अपन कहते हैं ड्रोसोफिला फल मक्खी है, उसका जीनोम बनाने की आवश्यकता होती है, तो उसका भी जीनोम बना लिया गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार से अपन कहते हैं जैसे और भी जंतु होते हैं, ये जैसे बहुत सारे जंतु आपके आसपास है, उन सब के जीनोम की धीरे धीरे आवश्यकता पड़ती है, लेकिन कुछ जीवों का जीनोम बना लिया गया। जैसे धान का पौधा है, एरोबिडियोप्सिस थैलियाना पौधा है, जीवाणु है, इसी तरह कुछ सूत्रकृमि है जो रोग नहीं फैलाते हैं। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। ड्रोसोफिला फल मक्खी है, उन सब का जीनोम बना लिया गया है। सवाल आएगा कि किसी भी एक जंतु का जैसे हीस्ट है, उसका जीनोम बना लिया गया है। ठीक है, अपन को ये ध्यान रखना है कि किन किन जंतुओं का ऐसे सवाल आता है ऑब्जेक्टिव कि निम्न में से किस जंतु का जीनोम बना लिया गया है। तो उसमें आपको क्या करना है, मैं जो नाम लिखूं वो आपको बताने हैं। तो हमारे आसपास में जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, उस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। उन लक्ष्यों के अंतर्गत सबसे पहला लक्ष्य आपको ये कुछ जीवों के नाम है कि भाई जीनोम किसका बनाया गया। तो मानव का तो बना लिया गया है जीनोम, 2003 में बन गया, कंप्लीट हो गया। अब लगभग अपन कह रहे हैं कि कुछ और जंतुओं का भी जीनोम बनाया गया है। अब कौन से जंतुओं का बनाया हुआ है, जैसे जीवाणु ई कोलाई का जीनोम बना लिया है, धान का बना लिया है, इसी तरह से एरोबिडियोप्सिस थैलियाना पौधे का बना लिया है, ईस्ट है, सैक्रोमाइसिस सर्विसी उसका जीनोम बना लिया गया है, ड्रोसोफिला फल मक्खी का जीनोम बना लिया गया है, चूहा है मस मस्क्यूलिस उसका जीनोम बना लिया गया है, इसी तरह से गोलकृमि है सिनोरैप्टाइटिस एलिगेंस उसका जीनोम बना लिया गया है। ये अपने को ध्यान रखना है। तो ये क्या है, जीनोम के लक्ष्य हैं। अगर जीनोम के लक्ष्य आपसे पूछे जाएंगे तो मेरे हिसाब से आप 5 लक्ष्य आराम से लिख सकते हो। लक्ष्य एक दूसरे से मिलते जुलते ही हैं कि सबसे पहले तो जीनों की पहचान करना, फिर उसके बाद में न्यूक्लियोटाइड्स है उनकी संख्या ज्ञात करना, कितने न्यूक्लियोटाइड्स है, फिर उन सब के जितने भी है उन सब के डाटा एकत्रित करना, फिर डाटा का विश्लेषण करने की तकनीक विकसित करना, और इन डाटा से एकत्रित करने के बाद जो समस्याएं आती है, नैतिक समस्या, विधिक समस्या और सामाजिक समस्या, इनका डाटा का उपयोग करके इन समस्याओं का निराकरण करना। हमारे आसपास में 3 तरह की समस्याएं आती हैं, तो अपन क्या कर सकते हैं कि इनका विश्लेषण करके ये समस्याएं उनको सॉल्व कर सकते हैं। अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, उसकी आपको बताते हैं विशेषताएं।
तो अपन मानव जीनोम प्रोजेक्ट है उसकी विशेषताएं पढ़ रहे हैं। ये सवाल अगला बन गया, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की विशेषताएं बताओ। बहुत अच्छा सवाल है बच्चों। इसकी 8-9 विशेषताएं हैं, अपने को 4 विशेषताएं याद रखनी है कि भाई ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का सबसे पहला विशेषता ये है कि मनुष्य के अंदर क्या है, लगभग 30,000। सबसे पहली विशेषता ये है कि मनुष्य में 30,000 जीन पाए जाते हैं। ठीक है, जो सोचा गया था कि 80,000 जीन पाए जाएंगे, 80,000 से 1,40,000 जीन पाए जाते हैं, लेकिन इससे बहुत कम है ये। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आपको बताना है, मनुष्य के अंदर 80,000 ही जीन पाए जाते हैं। ठीक है, फिर दूसरी विशेषता, मनुष्य के अंदर जो जीन होते हैं वो किसके बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड की संख्या करोड़ों में होती है। क्या होती है, करोड़ों में होती है। अपन कह सकते हैं 6,174.5 करोड़ न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या होती है। तो सबसे पहले तो आप बताओगे कि मनुष्य के अंदर 30,000 जीन पाए जाते हैं। दूसरी विशेषता आपको न्यूक्लियोटाइड की संख्या बतानी है कि मनुष्य के अंदर बहुत अधिक संख्या में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ये संख्या याद रहती है तो आपको ठीक बताना है, नहीं तो आपको बताना है कि उसमें न्यूक्लियोटाइड्स बहुत अधिक संख्या के अंदर उपस्थित होते हैं। इस प्रकार अपन देखते हैं मनुष्य में 30,000 जीन पाए जाते हैं और न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या 3,164.5 करोड़ होते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या है। फिर उसके बाद ये न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या कितने करोड़ संख्या होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। फिर तीसरा पॉइंट आपको बताना है, मनुष्य के अंदर जो जीन होता है उस जीन के अंदर औसतन 3,000 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। ठीक है, मनुष्य के अंदर जो जीन होते हैं, एक जीन औसतन लगभग 3,000 न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। लेकिन एक जीन है जिसका नाम है डिस्ट्रोफिन जीन, मस्कुलर डिस्ट्रोफिन जीन है। ये डिस्ट्रोफिन जीन होता है, इसके अंदर बहुत ही अधिक संख्या में 2.4 करोड़ नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। ठीक है, इसके अंदर 2.4 करोड़ नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं। ठीक है, ये याद रखना आपको। आपसे पूछा गया कि भाई मनुष्य के अंदर जीन होते हैं, उन जीनों के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या औसतन कितनी होती है, 3,000 होती है। लेकिन एक डिस्ट्रोफिन जीन है, मस्कुलर डिस्ट्रोफिन जीन, उसके अंदर 2.4 करोड़ नाइट्रोजन क्षार यानी न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मनुष्य के अंदर ज्यादातर जो जीन होते हैं, जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, वो रिपीटेड सीक्वेंस में होते हैं, यानी बार बार वो रिपीट होते रहते हैं, यानी एकल बहुरूपता पाई जाती है। एकल न्यूक्लियोटाइड बहुरूपता पाई जाती है, एकल न्यूक्लियोटाइड्स बहुरूपता पाई जाती है। ज्यादातर वही जीन आते हैं। ठीक है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म पाई जाती है, यानी एक ही जीन बार बार रिपीट होता रहता है। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। तो इस प्रकार अपन देख रहे हैं कि सबसे पहला है कि मनुष्य के अंदर 30,000 जीन होते हैं। फिर उसके बाद दूसरा न्यूक्लियोटाइड 3,164.5 करोड़ होते हैं। जो जीन होते हैं वो 3,000 न्यूक्लियोटाइड के औसतन बने होते हैं, लेकिन डिस्ट्रोफिन जीन 2.4 करोड़ नाइट्रोजन क्षारक का बना होता है। अब अपन कह रहे हैं एकल न्यूक्लियोटाइड बहुरूपता लगभग 1.4 करोड़ न्यूक्लियोटाइड ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, पुनरावर्ती क्रम में अपने आप को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यानी बहुत ही अधिक संख्या में एकल न्यूक्लियोटाइड बहुरूपता होती है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको बताना है 50% से अधिक जीन ऐसे हैं जिनका कार्य ज्ञात कर लिया गया है। 50% से जीन ऐसे अधिक हैं जिनका कार्य ज्ञात कर लिया गया है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कितने परसेंट से ज्यादा जीन का कार्य ज्ञात कर लिया गया है, 50% से अधिक का कार्य ज्ञात कर लिया गया है। और 2% से भी जो कम जीन है वो प्रोटीन का कूट लेखन करते हैं। यानी अपन कह रहे हैं कि प्रोटीन का कूट लेखन करने वाले जीन भी क्या है, कम है। ठीक है, बहुत कम होते हैं, 1% 2% जीन ऐसे होते हैं जो प्रोटीन का कूट लेखन करते हैं, बाकी सब जीन क्या होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। तो विशेषताएं आपसे 2 नंबर का सवाल पूछा जाता है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की विशेषताएं बताओ। तो मैंने 6 आपको विशेषताएं बता दी, आपको 4 लिखनी पड़ती है परीक्षा के अंदर। सबसे पहले मनुष्य में 30,000 जीन होते हैं। दूसरा पॉइंट न्यूक्लियोटाइड 3,164.5 करोड़ होते हैं। तीसरी विशेषता मनुष्य में एक जीन होता है, वो उसमें 3,000 न्यूक्लियोटाइड औसतन पाए जाते हैं। लेकिन डिस्ट्रोफिन जीन सबसे बड़ा जीन है जिसके अंदर 2.4 करोड़ नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं।
मनुष्य के अंदर 1.4 करोड़ से अधिक न्यूक्लियोटाइड एकल न्यूक्लियोटाइड बहुरूपता को प्रदर्शित करते हैं, यानी बार बार वही न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। 50% से अधिक जीन का कार्य ज्ञात कर लिया गया है, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा 2% से कम जीन ऐसे हैं जो प्रोटीन का कूट लेखन करते हैं। ये जीन है, ये जीन है, ये जीन है और ये जीन है। तो इस 4 जीन में से कोई एक आधा जीन है जो प्रोटीन का कूट लेखन करता है, ये फिर भी 25% हो जाता है। 2% का मतलब अपन कहते हैं 100 जीन है, उसमें से कोई 2 जीन है जो प्रोटीन बनाते हैं, बाकी जीन प्रोटीन नहीं बनाते हैं। तो इस तरह से प्रोटीन का कूट लेखन करने वाले जीन बहुत कम होते हैं। तो इस प्रकार आपको बताना है कि सबसे अधिक जीन कौन से गुणसूत्र में होते हैं और सबसे कम कम जीन होते हैं वाई गुणसूत्र के अंदर। वाई गुणसूत्र के अंदर लगभग 274 के आसपास क्या होते हैं आपको बताना जीन होते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये सबसे ऐसा गुणसूत्र है जिसमें सबसे कम जीन होते हैं। और अपन कहते हैं गुणसूत्र संख्या 1 है वो सबसे बड़ा गुणसूत्र है, उसमें सबसे ज्यादा जीन होते हैं। ठीक है, तो जीन क्या होते हैं, जीन की संख्या के आधार पर गुणसूत्र सबसे बड़ा और छोटा पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा गुणसूत्र कौन सा है। तो इस प्रकार आपने देखा कि मनुष्य के अंदर 30,000 जीन होते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये याद करना है, 30,000 जीन होते हैं। 80,000 कोई कहे, 1,40,000 कहे तो आपको उस पर ध्यान नहीं करना है, वो पहले था धारणा, लेकिन धारणा गलत सिद्ध हो गई और 30,000 जीन ही होते हैं। दूसरा न्यूक्लियोटाइड 3,164.5 करोड़ होते हैं। ठीक है, तीसरा आपको बताना जीन के अंदर 3,000 न्यूक्लियोटाइड औसतन पाए जाते हैं, लेकिन डिस्ट्रोफिन जीन ऐसा है जिसमें 2.4 करोड़ नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। एकल न्यूक्लियोटाइड बहुरूपता यानी बहुत ही अधिक संख्या में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, वो आपको बताना है पुनरावृत्ति क्रम के अंदर होते हैं। 50% जीन ऐसे हैं जिनका कार्य ज्ञात कर लिया गया है। ये बहुत अच्छी बात है कि 50% से ज्यादा जीन ऐसे जिनका कार्य ज्ञात कर लिया गया। 2% से कम जीन है जो प्रोटीन का कूट लेखन करते हैं। सबसे कम जो जीन है वो वाई गुणसूत्र पे पाए जाते हैं, यानी वाई गुणसूत्र सबसे छोटा है जिसमें 231 जीन पाए जाते हैं और गुणसूत्र संख्या 1 सबसे बड़ी है। ये सवाल आ सकता है परीक्षा के अंदर कि सबसे बड़ा गुणसूत्र कौन सा है, सबसे छोटा गुणसूत्र कौन सा है। सबसे बड़ा गुणसूत्र तो है गुणसूत्र नंबर 1 जिसमें 2,968 जीन होते हैं और सबसे छोटा गुणसूत्र होता है वाई। अब अधिकांश जो भाग है मनुष्य में, अधिकांश न्यूक्लियोटाइड्स होता है, जो अधिकांश अपन कहते हैं जीनोम का भाग है, अधिकांश जीनोम में न्यूक्लियोटाइड पुनरावृत्ति क्रम में होते हैं, जो प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेते हैं, जो प्रोटीन है उसके संश्लेषण में भाग नहीं लेते हैं। मोस्टली जो 99% भाग ऐसा है जो कि पुनरावृत्ति क्रम में उपस्थित होता है। ज्यादातर 50% से ज्यादा लिख देते हैं अपन कि 50% से अधिक भाग क्या है, पुनरावृत्ति क्रम में है, न्यूक्लियोटाइड उपस्थित है जो प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेते। ये आपको विशेषता याद करनी है। ठीक है, तो अपन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की विधि पढ़ेंगे। अपना अगला टॉपिक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, उसको उन्होंने बनाया कैसे था। उनके बनाने का सबसे पहला तरीका था कि मनुष्य का संपूर्ण जीनोम है उसको लिया गया। अब जीनोम को लिया गया तो उसमें 2 तरह के भाग दिखाई दिए। कुछ भाग तो ऐसे थे जो क्या थे, आरएनए के रूप में अपने आप को अभिव्यक्त कर रहे थे। कुछ ऐसे जीनों की पहचान की गई जैसे ये जीन है, ये जीन है, ये जीन है, ये जीन है, ये अपने आप को क्या कर रहा है, आरएनए के रूप में व्यक्त कर रहा है। तो अपन ने कहा ये आरएनए के रूप में अपने आप को व्यक्त कर रहा है, इसको क्या कहेंगे, व्यक्त अनुक्रम गुंडी कहेंगे। क्या कहेंगे, व्यक्त अनुक्रम गुंडी। तो परीक्षा में सवाल आता है कि कोई भी जीन जो अपने आप को आरएनए के रूप में व्यक्त करता है, जैसे इतने सारे जीन है, 30,000 जीन है, 30,000 जीन में से कुछ जीन ऐसे थे जो अपने आप को आरएनए के रूप में व्यक्त कर रहे थे, उनको क्या कहते हैं, व्यक्त अनुक्रम गुंडी कहते हैं, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग के नाम से जानते हैं। लेकिन अब कुछ जीन ऐसे हैं जो बचे हुए थे, कुछ जीन ऐसे थे जो बचे हुए थे, उसमें कोडिंग और नॉन कोडिंग अनुक्रम था। ये जीन है, ये जीन है, ये जीन है। कुछ जीन ऐसे थे जो बचे हुए थे, उसमें कोडिंग और नॉन कोडिंग अनुक्रम थे। ठीक है, उनकी जानकारी प्राप्त की गई और उनके कार्यों को निर्धारित किया गया। इसे अनुक्रम टिप्पण कहते हैं। एक सवाल तो आता है कि अनुक्रम टिप्पण किसे कहते हैं, एक सवाल आता है व्यक्त अनुक्रम गुंडी किसे कहते हैं। अब व्यक्त अनुक्रम गुंडी का मतलब यह है
कि अपन कह रहे हैं कि जिस ऐसा कोई भी आरएनए है उसके रूप में अपने आप को क्या कर रहा है, व्यक्त कर रहा है। कोई भी जीन अपने आप को आरएनए के रूप में व्यक्त कर रहा है तो उसको अपन कह रहे हैं व्यक्त अनुक्रम घुंडी। और कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों अनुक्रम है तो समझ गए आप क्या है, ये एचएनआरएनए है। क्या है, एचएनआरएनए है, यानी एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों भाग है। तो उनके कार्यों को निर्धारित किया गया, इसको अपन कहते हैं अनुक्रम टिप्पण। अनुक्रम टिप्पण का मतलब ये है कि इसमें कोडिंग नॉन कोडिंग दोनों भाग है। तो ये मनुष्य का जीनोम लिया गया, इस जीनोम है, इस जीनोम को आगे क्या है बनाया कैसे गया था। सबसे पहला ये तरीका था कि सभी जीनों की पहचान करने के लिए उन्होंने क्या देखा कि भाई आरएनए के रूप में वो एक्ट कर रहा है या वो कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों के रूप में उपस्थित है। अगर कोडिंग नॉन कोडिंग के रूप में उपस्थित है तो उसके अंदर उसको एक तरह से एचएनआरएनए कह सकते हैं। वो क्या कर रहा है, अनुक्रम टिप्पण के नाम से पहचाना जा रहा है। और जो अपने आप को व्यक्त कर रहा है आरएनए के रूप में उसको कह रहे हैं व्यक्त अनुक्रम गुंडी। ये अपने को ध्यान रखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप बताओगे कि जितने भी जो जीन है, ये जैसे पूरा जीनोम है, अब पूरा जीनोम लेके उसको क्या कर लिया गया, उसको छोटे छोटे खंडों के अंदर विभाजित कर लिया गया। ये पूरा जीनोम लेके इसको क्या कर लिया गया, छोटे छोटे खंडों के अंदर विभक्त कर लिया गया। ठीक है, तो अब जीन पूरा जीनोम लिया, संपूर्ण जीनोम लेके उसको क्या कर दिया गया था, छोटे छोटे खंडों के अंदर विभक्त कर लिया गया। छोटे छोटे खंडों के अंदर विभक्त करने के पश्चात इसके बाद क्या किया, इसके बाद उन्होंने वाहक की तलाश की, यानी इसको वाहक के अंदर डाला गया। वाहक का कार्य करता है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम या हिस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। इनका उपयोग किया गया। ये जैसे वाहक है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, इसमें ये प्लाज्मिड है। इस प्लाज्मिड के साथ इन्होंने क्या कर दिया, ये जो छोटे छोटे डीएनए के खंड है इन खंडों को जोड़ दिया। इन खंडों को इन्होंने क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो इस तरह से बैक्टीरियल हिस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, हिस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है उसके अंदर ये क्या कर दिए गए, जोड़ दिए। तो सवाल अगला बनता है कि ये जो छोटे छोटे खंड है विभक्त हुए थे उनको जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया गया था, वाहक का उपयोग किया गया था। वाहक का नाम बताओ। वाहक का नाम है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, हिस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। इस प्रकार ये क्या है, ये वाहक है। ये वाहक किसके अंदर पाए जाते हैं, अथितीय सेल के अंदर पाए जाते हैं। अथितीय कोशिका के अंदर ये वाहक होते हैं, होस्ट सेल के अंदर ये वाहक होते हैं। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, हिस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है, ये आप कह सकते हो ये क्या है, ये वाहक का कार्य करते हैं। फिर उसके बाद क्या है, एक फ्रेडरिक सैगर नामक वैज्ञानिक है। उस फ्रेडरिक सैगर नामक वैज्ञानिक द्वारा एक तकनीक विकसित की गई थी। उस तकनीक के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, जैसे प्रोटीन में अपन एमिनो अम्ल का क्रम निर्धारित करते हैं। जो प्रोटीन होता है उसमें एमिनो अम्ल का क्रम निर्धारित करते हैं। प्रोटीन में जैसे एमिनो अम्ल का क्रम निर्धारित किया जाता है वैसे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, उन न्यूक्लियोटाइड्स का क्रम निर्धारित किया जाता है डीएनए के अंदर। डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स का अनुक्रम है उसका निर्धारण किया जाता है सैगर तकनीक द्वारा। फिर उसके बाद क्या किया जाता है, उन सबको इस कंप्यूटर है उसके अंदर संसाधित कर लिया जाता है, स्टोरेज कर लिया जाता है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इस तरह से काम करता है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की विधि आपसे पूछी जाती है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बनाया कैसे गया था। बहुत सिंपल है, जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं वैसे इसमें किया जाता है। सबसे पहले जीनोम ले लिया, पूरा जीनोम लेने के बाद देखा गया कि जीनोम कैसा है। जीनोम में कुछ ऐसे भाग थे जिनको व्यक्त अनुक्रम गुंडी कहा गया और कुछ ऐसे भाग थे जिनको अनुक्रम टिप्पण कहा गया। ये भाग ऐसा है जो आरएनए के रूप में अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा है तो उसको कहा गया व्यक्त अनुक्रम गुंडी। और जो जीनोम का कुछ भाग ऐसा है जिसमें कोडिंग और नॉन कोडिंग अनुक्रम है उसको कहा गया अनुक्रम टिप्पण। इन दोनों को लिया गया, संपूर्ण जीनोम लिया गया, उसको फिर उसके बाद में काटा गया तो वो छोटे छोटे अलग लंबाई के खंडों में कट गया। फिर कटने के बाद उसको वहां अथितीय कोशिका है, अथितीय कोशिका के अंदर क्या होता है, वाहक होते हैं, उनके साथ उसको जोड़ दिया गया। फिर उसके बाद फ्रेडरिक सैगर नामक तकनीक है, फ्रेडरिक सैगर ने एक तकनीक विकसित की थी साउदर्न ब्लॉटिंग तकनीक। उससे न्यूक्लियोटाइड का अनुक्रम ज्ञात करते हैं। उस तकनीक की सहायता से न्यूक्लियोटाइड से उनका अनुक्रम ज्ञात कर लिया गया। इस तरह से इस न्यूक्लियोटाइड, जितने भी न्यूक्लियोटाइड है उनका अनुक्रम ज्ञात करने के बाद उन सब के आंकड़ा को कंप्यूटर में संसाधित कर लिया गया और सबसे छोटा गुणसूत्र और सबसे बड़ा गुणसूत्र इनके जीनोम बना लिए गए। अब सवाल आता है कि सबसे पहले कौन से गुणसूत्र का जीनोम बनाया गया है।
तो अपने को पता है कि सबसे पहले जिस गुणसूत्र का अनुक्रम बनाया गया था वो गुणसूत्र नंबर 1 था, उसका अनुक्रम 2006 के अंदर सबसे पहले बना लिया गया था। ठीक है, तो परीक्षा में सवाल आए कि सबसे पहले किस गुणसूत्र का अनुक्रम बनाया गया है, तो गुणसूत्र नंबर 1 का अनुक्रम बना लिया गया। ठीक है, तो ये होमोजीनोम प्रोजेक्ट की अपने हो गई सबसे पहले तो उसके बारे में जानकारी, फिर उसके हो गए लक्ष्य, फिर उसकी हो गई विशेषता और होमोजीनोम प्रोजेक्ट बनाने की विधि हो गई। ठीक है।